नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी एग्जाम्स वाला एंड एमपी जीके वाई विकास सर क्लास में। तो आज हम फिर से यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 आपके एमपी एसआई गर्व फाउंडेशन बैच जो हमारा एमपी एसआई के लिए है, इसके अंतर्गत हम आप देखने वाले हैं आपका जो एमपी जीके वाला सेक्शन है। प्री प्लस मेंस की क्लासेस हैं ये हमारी, जो कि कॉम्बो क्लासेस डिजाइन है। सारी की सारी जितनी भी गर्व में चल रही हैं वो प्री प्लस मेंस की क्लासेस हैं। और इसमें हमने अभी तक क्या देखा था? अभी तक हमने जनजातियों के 2 लेक्चर देखे थे। ये आखिरी लेक्चर है आज जनजातियों से संबंधित इस टॉपिक का। अंशुल वेरी गुड मॉर्निंग, गोलू जय हिंद, शिवम वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश पार्ट 3। तो आज हम इसका तीसरा पार्ट लेके आए हैं। तो हमने पिछली 2 क्लासेस में जनजातियों का सारा ओवरऑल जनजातियों को कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे ट्राइबल हीरोज ऑफ एमपी, ट्राइबल हीरोज ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के जनजातीय जननायक, जनजातीय योजनाएं देखेंगे। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए। पेशा एक्ट देखेंगे या पेशा अधिनियम, और कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो ये हम आज इस तरीके से इस क्लास को पूरा कवर करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है एमपी जीके का, तो चाहें तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। विकास शुक्ला एमपी जीके एमपी एग्जाम्स वाला चैट, इस नाम से ये आपको मिलेगा। और ये क्यूआर स्कैनर है। आयुष काजल सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। जनजाति के जो जननायक हैं मध्य प्रदेश में, स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल हीरोज ऑफ एमपी। तो भारत के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है भगवान बिरसा मुंडा, जैसा मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि इनके जन्म दिवस पर यहाँ समूचे भारत में, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और यह 2021 से पहली बार मनाया गया था, 2021 में। यहां अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि जनजातियां क्या है, ये पर्वतों या जंगलों में रहती थी, आज भी रहती हैं। पर्वतों या जंगलों में जंगलों के निवासी हैं ये। तो मुख्य रूप से सबसे पहले अगर कहीं पे संघर्ष प्रारंभ हुआ अंग्रेजों के साथ, तो वो ऐसी धरती पर जहां पर जनजातियां निवास करती थी, उन जंगलों में। तो सबसे पहले जनजातियों ने बिगुल अंग्रेजों के खिलाफ फूंका था। आजादी के संघर्ष का बिगुल भारत की संस्कृति, स्वाभिमान और स्वायत्तता के लिए जितना बलिदान संघर्ष जनजातियों का है, वैसा उदाहरण संसार में कहीं नहीं मिलता। क्योंकि ये जल, जंगल और जमीन के लिए लड़े थे उस समय, जल, जंगल और जमीन। तो सबसे पहले मातृभूमि के लिए जो सामने आया लड़ने के लिए, वो जनजातियां ही थी। इन मध्य प्रदेश द ट्राइबल वेयर द फर्स्ट टू ब्लो द ट्रम्पेट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, द सेक्रीफाइस एंड स्ट्रगल ऑफ द ट्राइब्स फॉर इंडिया कल्चर, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो ऐसा संघर्ष हमें कहीं नहीं देखने को मिलता स्वतंत्रता के लिए या मातृभूमि के लिए, जैसा संघर्ष जनजातियों के द्वारा किया गया। ये कुछ इस प्रकार से आप देखोगे कि पर्वतों और जंगलों पर सबसे पहले जनजातियों का निवास स्थल हमने देखा, या जो हमारे जनजाति भाई थे ये आदि काल से इन्हीं क्षेत्रों में रह रहे हैं, मतलब काफी लंबे समय से। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में जनजातियों ने सबसे पहले कहां से प्रारंभ किया है आजादी का संघर्ष, तो आप क्या बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में जो जनजातियों ने सबसे पहले यहां मध्य प्रदेश में आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया, तो क्या है आंसर आपका? क्या बोलेंगे? खानदेश। खानदेश क्या है सर? बुरहानपुर।
बुरहानपुर जिला जो है वो खानदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मुगलों के समय लगभग ये खानदेश के नाम से जाना जाता था। अब समय कौन सा होता है, तो 1817 से 1818, जब अंग्रेजों और मराठाओं के बीच भी एक युद्ध होता है। उसी समय लगभग यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ बुरहानपुर से 1817 से 1818 में यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस प्रकार से सर्वप्रथम भील क्रांति का शुभारंभ शुरू हुआ, और इसका नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया, सेवाराम भील ने किया। क्या हो गया, जरूरी नहीं है जो डीपीपीज में भी क्वेश्चन हो वही आपके वहां पे आए, उनके अनुसार आपको इन जो क्वेश्चन वहां नहीं बने हैं उनको एक कागज में लिखना है। एक कागज में लिख के अपने स्तर पर भी कुछ गूगल सर्च भी आपको साथ में करना है कि उनके हिसाब से उन जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए जो हमसे नहीं बने हैं और उनके आंसर क्या है, उनके आसपास क्या चीजें हैं, उनको पूरा आपको समझना पड़ेगा, है ना। कोई भी कितना भी कहीं भी आप कुछ भी कर लो, क्वेश्चंस जब आते हैं तो सारे क्वेश्चन 100% का कोई आंसर नहीं देता है ना, 100% पूरा कट ऑफ जाता है। कट ऑफ आपको उस अगर 100 क्वेश्चन है तो 80 तक भी लाना, या 80% बोले, क्योंकि अब नंबर अलग अलग हो चुके हैं, कहीं 300 का आ रहा है पेपर, कहीं 150, कहीं 600, इस प्रकार से अब बटा हुआ है। तो क्वेश्चन अभी तक किसी को फिक्स नहीं है कितने आने वाले हैं, लेकिन आपको 100% पूरा नहीं करना होता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा हमें उसका कवर करना होता है। तो आज नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में हो, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे उनको आपको एक प्रॉपर उसमें लिखना है। लिखने के बाद उनके साथ सर्च भी आपको करना है, और अगर वो नहीं मिलता है तो आपको टीचर से फिर पूछ लेना है कि सर इसका एक क्वेश्चन मिला था, इसका आंसर क्या है वो हमें बताइए। तो आपको अपने तरफ से एफर्ट्स लगाने होते हैं, क्योंकि जितना क्लासेस में पढ़ाया जाता है, चाहे यहां हो चाहे किसी भी चीज में हो, वो आप देखोगे कि सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो लगाता है, क्योंकि मान लो यहाँ पर 10,000 या 5,000 मान लेते हैं, 5,000 स्टूडेंट एक एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 5,000 सीट्स तो आती नहीं है। यहां आएगी एसआई की 500 सीट्स ज्यादा से ज्यादा, सब इंस्पेक्टर की, तो ये पढ़ तो 5,000 वही शब्द रहे हैं, एक एक शब्द किसी भी क्लास में, लेकिन हम एक्स्ट्रा इन 500 में अगर अपने को जगह बनानी है, क्योंकि ऐसे तो फिर 5,000 ने अगर उतने ही शब्द पढ़े हैं तो 5,000 सेलेक्ट होने चाहिए, लेकिन 500 क्यों सिलेक्ट होते हैं, 500 ही क्यों सीट्स, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपनी ओर से भी लगाने होते हैं। अगर आप सोचोगे कि हम बस आराम से बैठ जाएं और हमसे सब बनने लगे, रिवीजन ना करना पड़े, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालने पड़े, तो कोई भी आपको नहीं सिखा सकता, ये आप तय मान के चलिए, कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो आपको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वो गोलू स्टार्ट हो जाएगी, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्या 2 क्लास चलती है एक साथ, तो थोड़ा सा मैं बस इतना ही बोल रहा हूं आपसे, रिवीजन के साथ आपसे जो भी नहीं बन रहा है ना, उसको एक प्रॉपर नोटबुक में लिखो, और आप जैसे जो भी आपको पढ़ा रहा है या जिस सब्जेक्ट का भी है, तो उस सब्जेक्ट का टीचर आपको पढ़ाने आता है तो उससे पूछो, आप जो भी नहीं बन रहा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, सब लोग आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। मैथ अभी खत्म हुई है, रीजनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो रीजनिंग जैसे ही दो एक साथ सब्जेक्ट चलाए जाते हैं, अभी एक मेरा चल रहा होगा, एक और किसी का चल रहा होगा, जैसे ही एक सब्जेक्ट और बीच में यहाँ खत्म होगा तो फिर रीजनिंग को लगा दिया जाएगा, सभी के लेक्चर प्रॉपर चलेंगे, आप टेंशन ना लें, है ना। पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा जितने उसमें टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले जो बुरहानपुर क्षेत्र होता है, बुरहानपुर से और एक बात और, कोई भी टॉपिक जब तक खत्म ना हो उसका पूरा आप नहीं बता सकते कि कौन कौन से क्वेश्चन आप में उसमें बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। टॉपिक पूरा हो जाने दीजिए जिसका भी है, और फिर उनको आप लगाएंगे तो आपसे ज्यादा आंसर बनेंगे, क्योंकि टॉपिक भी तो पूरा होना चाहिए। उसके लिए पता नहीं वो डीपीपीज या फिर टेस्ट में किस सेक्शन से क्वेश्चन रखे गए हैं, है ना, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार।
तो सबसे पहले अगर हम देखें खानदेश बुरहानपुर से 1817 से 1818 ईस्वी में भील क्रांति नाम की क्रांति स्टार्ट हुई और ये सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में जनजातियों ने, सर्वप्रथम किसने बेटा, तो जनजातियों ने यहाँ पर ये बिगुल फूंका और यहाँ क्रांति स्टार्ट हुई। तो अब हम इसमें देखेंगे किस प्रकार से क्रांति धीरे धीरे स्टार्ट हुई और कौन कौन सा वहां पर क्रांतिकारी जनजातियों का हमें देखने को मिला। जिसमें अगर हम बात करें तो जैसे आज भी मैं एमसीक्यूज लाया हूं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो आपको हो सकता है सोचने पे मजबूर करें। आज हम क्वेश्चन भी लगाएंगे लास्ट में। इसका नेतृत्व तो सर्वप्रथम किसने किया, सेवाराम भील। तो यहां से तीन चीजें याद रखनी है आपको। सर्वप्रथम जनजातियों ने आजादी के लिए बिगुल कहां फूंका, एमपी में। अब पहला क्वेश्चन कहां से, तो खानदेश। खानदेश क्या है, बुरहानपुर। कब, 1817 से 1818। इसका लीडर कौन था, तो लीडर या फिर नेतृत्व किसने किया, तो आप बोलेंगे सेवाराम भील। और ये कौन सी क्रांति स्टार्ट हुई, तो इसको बोलते हैं भील भिलाला क्रांति। भील भिलाला, भीलों के ही भाई होते हैं भिलाला, एक तरीके से भील ही है भिलाला। भील भिलाला क्रांति जो यहाँ पर प्रारंभ हुई वो खानदेश बुरहानपुर से प्रारंभ होती है। तो 3-4 क्वेश्चन इसमें आपसे बनेंगे। सर्वप्रथम जनजातियों ने कहां से बिगुल फूंका, खानदेश। कब, 1818। नेतृत्व किसने किया, सेवाराम भील। और ये इस क्रांति का नाम क्या था, तो भील भिलाला क्रांति। ठीक है, तो द फर्स्ट व्हील रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम खानदेश इन 1817 टू 1818 AD एंड इट वाज फर्स्ट लेड बाय सेवाराम भील। और सबसे पहले यहां सेवाराम भील ने स्टार्ट किया। गोलू सिलेबस प्री प्लस मेंस आप समझ ही नहीं रहे हो, आप एमपीजी को, फिर आप पर्टिकुलर बैच ना लेके आपको फाउंडेशन लेना था। आप समझना इस बात को, जितने टॉपिक हैं प्री प्लस मेंस दोनों के, है ना, उतने पूरे मेरे सब्जेक्ट, कोई भी जो फैकल्टी आएगा, मैं अपने के अलावा भी बता रहा हूं, जितने भी फैकल्टी आपको इस बैच में पढ़ाएंगे वो प्री प्लस मेंस का बैच है, तो प्री प्लस मेंस के टॉपिक कवर कराएंगे। अब उसमें वो टॉपिक ही नहीं सिलेबस में दिया गया होगा तो वो उस सब्जेक्ट का फिर उस बैच में कैसे होगा, समझना इस बात को। ये स्पेसिफिक एमपीएसआई बैच है, ये कांस्टेबल का बैच नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारा सर्व सुरक्षा आया था, जेल पहरी और कांस्टेबल। ये गर्व बैच है और गर्व बैच में जितने टॉपिक प्री में मेंस में दोनों में होंगे उनको यहां हर सब्जेक्ट का फैकल्टी पढ़ाएगा आपको। ठीक है, तो उसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, प्री प्लस मेंस की ही क्लासेस कॉम्बो है। उसमें करते ये हैं हम लोग, जैसे कि मान लो एक टॉपिक प्री में ये दिया है, एक मेंस में, तो हमने वो प्री वाला भी पढ़ाया और मेंस वाला भी पढ़ा दिया, तो ये हो जाता है कंबाइंड के प्री का भी टॉपिक हो गया और मेंस का भी। अभी पढ़ने में ध्यान दो, अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो आपको ये फिर समझ नहीं आएगा कि कहां से कहां कहानी चली गई। मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया है अभी स्वतंत्रता संघर्ष जो जनजातियों ने किया है, किस प्रकार से किया है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा यहां ध्यान आप सभी दे लें। मैंने ये चीज बताई है अभी तक, इतने में किसी को डाउट है तो एक बार मुझे बताएं कि इस चीज में डाउट है। नहीं गोलू, कहां पर है, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं, प्री प्लस मेंस के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं आप। गोलू उठा करके मुझे नया एमपीएसआई का सिलेबस बता दो और उसमें बता दो कि पूरा एमपीजी के यहाँ लिखा है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान कहीं लिखा है या नहीं। मैं एक काम करूंगा, आपको वो दिखा दूंगा, मंडे को जो क्लास होगी ना, मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्री का दिखाऊंगा, मेंस का, दोनों का, प्री प्लस मेंस का सिलेबस दिखाऊंगा। तो हम उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें अगर आपको पूरा पढ़ाना पड़ेगा तो फिर वो फाउंडेशन बैच हो जाएगा, जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, आप इस बात को समझें। अब जब पूरा उसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लिखा ही नहीं है तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में नहीं है पूरा, है ना। ऐसे नहीं तो हिंदी पहले के सिलेबस से आप कंपेयर करेंगे तो क्या पुराना सिलेबस पढ़ना है आपको, जैसे वहां हिंदी 70 नंबर की आती थी, अब 10 नंबर की हो गई है।
समझना बात को आप। तो आप वो 70 के हिसाब से नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि वो पुराना सिलेबस था। फिर पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में क्या डिफरेंस हो जाएगा, उसकी बजाय कुछ अलग सेक्शन ऐड हुए हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे जब वो आएंगे धीरे धीरे एक एक करके। नए सब्जेक्ट जो जुड़े हैं उनका वेटेज कम करके दूसरे सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं। सिलेबस बड़ा ही है पर दूसरे सब्जेक्ट आ गए हैं उसके कंपैरिजन में। तो आप जिस बैच को लिए हैं उस बैच के अकॉर्डिंग पढ़ें, सिलेबस पूरा दिखा दिया जाएगा। सिलेबस में एक भी टॉपिक रहे छूटे तब आप किसी भी फैकल्टी से बोलिएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गोहिया पंचायत को कहते हैं, मुकद्दम उसका हेड होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गोहिया पंचायत को गोहिया कहा जाता है, ध्यान से सुनना, पंचायत को गोहिया कहा जाता है, उसके हेड को मुकद्दम कहा जाता है, ठीक है। अरे गोलू बघेल, तुमने सिलेबस देखा है या सिर्फ किसी पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो? आपको सिलेबस दिखा दिया जाएगा पूरा का पूरा, उसमें से जितने टॉपिक होंगे वो पूरे कवर करे जाएंगे। अब उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं वो तो पूरा सब्जेक्ट आएगा, कहां से आएगा, सिलेबस आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। सिलेबस दिखाया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। वो मैंने तो सिलेबस बनाया नहीं कि नहीं सर आपने अपने अकॉर्डिंग बना लिया, मेरे को उससे ना लाभ है ना नुकसान है ना, मेरे को ना उससे लाभ है ना नुकसान है। पर जितने टॉपिक हैं स्पेसिफिक एमपी एसआई बैच है, अगर आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो फिर आपको फाउंडेशन जैसे बैच लेने पड़ेंगे, ठीक है। इतने के बाद अब हम सीधे इस पे आते हैं, या आप लोगों को कंटिन्यू बात करनी है तो आप उस कमेंट में खूब धड़ल्ले से बात करते जाइए, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस दिखाया जाएगा, जो सरकार ने नया सिलेबस जारी किया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि वो उनका ही सिलेबस है और हम लोगों को उसके ही अकॉर्डिंग बोला जाएगा, क्योंकि बैच का ही नाम एमपीएसआई है ना। तो मैं दूसरे सिलेबस के हिसाब से कैसे पढ़ा दूंगा। यहां पे आप देखेंगे भील नायक, अब यहां भीलों ने स्टार्ट किया है, खानदेश से स्टार्ट हुई है क्रांति। सर्वप्रथम जनजातियों ने मध्य प्रदेश में जहां से स्टार्ट किया क्रांति वो खानदेश था। अब खानदेश में अगर हम देखें तो 1817 से 1818 में शुरू हुआ, सेवाराम भील ने यहाँ पे प्रारंभ किया। भील नायक कौन था यहाँ पे, फिर एक आता है सेवाराम के बाद दशरथ, तो दशरथ आता है, दशरथ भील ने 1820, तो 2 साल बाद यहाँ पर 1820 में एक नाम फिर आता है तो दशरथ भील। अब आपसे पूछा जाएगा कि सेवाराम भील या फिर 1818 के बाद 1820 में इस क्षेत्र में भीलों का नेतृत्व किसने किया, तो वो दशरथ नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। मोर्चा संभाला हरिया नायक, जो हिरिया नायक था, इसके नेतृत्व में भीलों ने सन 1822 में अंग्रेजी राज को चुनौती दी। फिर 2 साल बाद फिर यहाँ हिरिया नायक आ जाता है। पहले आया कौन, सेवाराम भील, फिर आया कौन, दशरथ भील, फिर आया यहां पर हिरिया नायक, ठीक है। ये भी भील ही है, हिरिया नायक, नायक नेतृत्व करता था इसलिए ये लोग अपने नाम के आगे नायक लगा देते थे। भील नायक दशरथ टुक द लैंड इन 1820 while भील्स अंडर द लीडरशिप ऑफ हिरिया नायक चैलेंज द ब्रिटिश रूल इन 1822। तो सबसे पहले यहां पे आता है सेवाराम भील, सेवाराम के बाद आए दशरथ, दशरथ के बाद आए हिरिया। तो ये 3 लोग अभी तक हमें देखने को मिले, एक 1818 में, एक 1820 में, एक 1822 में। इस तरीके से 3 भील नेता इस मध्य प्रदेश के खानदेश बुरहानपुर के आसपास एक्टिव होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ यहां पर बिगुल फूंक देते हैं। उसमें से फिर एक व्यक्ति आते हैं कौन, रघुनाथ सिंह मंडलोई। तो रघुनाथ सिंह मंडलोई का क्या प्रमुख काम था, तो देखिए यहां पर टांडा बारूद निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे, निमाड़ क्षेत्र के, ये निमाड़ जहां पर खानदेश के आसपास का क्षेत्र है,
रघुनाथ सिंह मंडलोई, रघुनाथ सिंह मंडलोई टांडा बारूद के निवासी थे, स्थानीय भील एवं भिलाला समुदाय के प्रतिष्ठित नेतृत्वकर्ता। तो ये मंडलोई कुछ भी नहीं है, भील समुदाय के ही, भील भिलाला समुदाय के ही एक नेता आते हैं, रघुनाथ सिंह मंडलोई। ये है रघुनाथ सिंह मंडलोई। तो इन्होंने टांडा बारूद के रहने वाले, जो निमाड़ क्षेत्र बुरहानपुर के आसपास क्षेत्र पड़ता है, स्थानीय भील एवं भिलाला समुदाय के थे। तो भील भिलाला समुदाय के, ये पीएससी पूछ चुका है ना। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए एक विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया इसी खानदेश के आसपास। इनके प्रभाव के कारण जो निमाड़ क्षेत्र है ना, कि मैं विद्रोह की ज्वाला धधक उठी, वही बुरहानपुर के आसपास वाला क्षेत्र है। अंग्रेजी कंपनी की सेना ने अक्टूबर 1858 बीजागढ़, वही बुरहानपुर है, बीजागढ़ की पहाड़ी, बीजागढ़ और असीरगढ़, तो बीजागढ़ की पहाड़ी में बुरहानपुर के किले में इनको घेर लिया। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो बुरहानपुर का वही खानदेश है, क्योंकि भील और भिलाला क्रांति खानदेश में ही स्टार्ट हुई है। तो जो ये रिवोल्ट होता है, इस रिवोल्ट में कई नेता आते हैं, उनमें से होते हैं हमारे इस रिवोल्ट के लीडर रघुनाथ सिंह मंडलोई, रघुनाथ सिंह मंडलोई, और ये भी भील भिलाला रिवोल्ट से ही रिलेटेड थे। तो ये आते हैं। अब रघुनाथ सिंह मंडलोई यहाँ पर जो स्थानीय भील भिलाला के थे, ये करते हैं लीडरशिप किसके खिलाफ, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे अटैक करते हैं और यहाँ पर मूवमेंट को रन करते हैं, चलाते हैं। इनके प्रभाव के कारण जो निमाड़ रीजन है, विद्रोह की ज्वाला, लोग और ज्यादा मोटिवेट होते हैं और इनका साथ देने के लिए कई भील आदिवासी लोग आ जाते हैं और ये फिर वहां पर अंग्रेजों को मारने, काटने, खदेड़ने, भगाने का काम करते हैं। तो इनके बाद लेकिन फिर अंग्रेज जो सेना थी, जिनके पास नए नए हथियार थे, तो बीजागढ़ इन बुरहानपुर, जहां पर बीजागढ़ पड़ता है, बीजागढ़ इन बुरहानपुर, तो बुरहानपुर में यहां इनको कैद कर लिया जाता है बुरहानपुर के बीजागढ़ किले में। और फिर यहाँ उनके बाद से कोई भी ऐसी घटना उनके बारे में पता नहीं चला कि क्या किया अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कौन कहता है? ये जनसंपर्क के द्वारा बताई गई जानकारी है। पीएससी में आ चुका है ये, ठीक है, पीएससी में तो आ चुका है, व्यापम के एसआई में आए तो देख सकते हैं अपन। दूसरी ओर हम देखते हैं सीताराम कंवर। तो सीताराम कंवर जो थे, सीताराम कंवर की अगर हम बात करें तो 1857 का जो रिवॉल्ट था, तो इन रिवॉल्ट 1857, तो 1857 के रिवोल्ट में होलकर और बड़वानी राज्य, होलकर एंड बड़वानी प्रिंसली स्टेट्स या स्टेट्स थे, जो होलकर एंड बड़वानी जो स्टेट, प्रिंसली स्टेट कहे जाते थे, मतलब आज की स्टेट अलग चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इन्होंने नर्मदा पार, नर्मदा पार मतलब नर्मदा की उस तरफ, जिनमें आज का निमाड़ क्षेत्र सम्मिलित है, तो इस निमाड़ रीजन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। तो रघुनाथ सिंह मंडलोई के जैसे ही यहां पर सीताराम कंवर ने भी विद्रोह किया। अब सीताराम कंवर ने भी कहां पे ही विद्रोह किया? इन निमाड़ रीजन, इन निमाड़ रीजन। तो इन्होंने निमाड़ रीजन जो कि आपका बुरहानपुर से लेके खंडवा का क्षेत्र है और बड़वानी का क्षेत्र निमाड़ कहलाता है। खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, है ना, ये सब का सब आप देखोगे खरगोन, तो ये निमाड़ रीजन कहलाता है। तो उसी निमाड़ रीजन में जहां पे पिछले क्रांतिकारियों या फिर रिवोल्यूशनरीज ने मूवमेंट को रन करा था, वहीं पर ये भी मूवमेंट को रन करते हैं और इनका नाम होता है सीताराम कंवर। सतपुड़ा श्रेणी, तो सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा माउंटेन रेंज जहां पर फैली है, उसी बुरहानपुर के आसपास भीलों को विदेशी शासन उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया। तो उनने भी मोटिवेट किया था। इनने भी जो भील ट्राइबल पीपल्स हैं, उन ट्राइबल्स को यहाँ पर मोटिवेट किया और उनको इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया। ठीक है, तो उससे वो मोटिवेट हुए। इसके अलावा पेशवा तथा तात्या टोपे, तात्या टोपे का नाम सुना होगा आपने। तात्या टोपे के साथ,
तात्या टोपे के साथ गहन संपर्क स्थापित किया, क्योंकि इसी 1857 के रिवोल्ट में जो मेन एक हमारे यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी होते हैं वो होते हैं कौन, तात्या टोपे। तो तात्या टोपे जी का इन्होंने संपर्क में थे, क्योंकि यहाँ रिवोल्ट चल रहा था, तो उन्होंने सोचा ये भी एक रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी हैं और हम भी क्रांतिकारी हैं, तो इनके साथ संपर्क रखो। तो सीताराम कंबर ने तात्या टोपे के साथ संपर्क रखा। कंपनी की शक्तिशाली सेना, कंपनी थी उस समय अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता ही है, इसकी शक्तिशाली सेना थी, क्योंकि इनके पास आधुनिक हथियार थे। ठीक है, सामना किया यह महान नायक अपनी सीमित शक्ति पर। इनके पास क्या था, ज्यादा से ज्यादा एक कुल्हाड़ी होगी, डंडा होगा, तीर कमान होगा, है ना, भाला होगा, इससे ज्यादा इनके पास क्या होगा, है ना। तो सीमित शक्ति और संसाधन थे के साथ करता रहा। अक्टूबर 1858 में उन्हें भी कैप्चर कर लिया गया, और जिस प्रकार से हमने यहाँ रघुनाथ राव मंडलोई को देखा था कि वहां बीजागढ़ के किले में अंग्रेजों ने बीजागढ़ फोर्ट में उनको कैद कर लिया था, सेम इनके साथ होता है। ठीक है, तो ये भी निमाड़ रीजन के थे। अब बात करते हैं हम टांट्या भील। तो टांट्या भील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टांट्या भील की अगर हम बात करें तो टांट्या भील के जन्म के विषय में बहुत अलग अलग भ्रांतियां हैं। कहीं 1840 मिलता है, कहीं 1842 मिलता है। आप बड़े से बड़े स्रोत, गवर्नमेंट तक के स्रोत देख लोगे तो सभी जगह यही कंफ्यूजन है, और ऐसा बस इतना ही मिलता है कि इनका जन्म हुआ था वो निमाड़ में हुआ था। इनका जो रियल नेम ऑफ टांट्या भील, रियल नेम ऑफ टांट्या भील इज चंद्रा टांटिया मामा। ठीक है, ट्रंड्रा और टांटिया मामा, रियल नेम ऑफ ट्रंड्रा एंड टांटिया मामा। इन्हें मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड कहा जाता है। तो रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश का भी और भारत का भी, दोनों का कहा जाता है। ही इज कॉल्ड रॉबिन हुड ऑफ मध्य प्रदेश। वाई? तो रॉबिन हुड एक कुछ भी नहीं हुआ करता था, एक कैरेक्टर हुआ करता था जो अमीरों से लूटकर धन गरीबों में बांटता था। अमीरों से धन लूटकर, अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटता था। तो अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटता था, और वह ऐसा कैरेक्टर रॉबिन हुड कहलाता है। ये गोरिल्ला युद्ध की नीति में निपुण थे। तो ही वॉज अडेप्ट इन गोरिल्ला स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर। गोरिल्ला जो नीति युद्ध की है होती है, ये मराठाओं की थी। आपने देखा होगा कि जैसे तान्हाजी मूवी में वो एक रस्सी लटका करके जब दुश्मन जा रहा होता है किसी रास्ते से, तो वहां वो दर्रे पड़ते थे, जैसे बुरहानपुर वगैरह का दर्रा जहां है निमाड़ में, वहां पर पर्वत से, पहाड़ से कूद के एक साथ रस्सी से नीचे आ जाते हैं। वही गोरिल्ला नीति होती है युद्ध की। तो यहां पे आपको ये देखना है। ठीक है, मराठाओं ने यहां पर इस नीति जो थी गोरिल्ला की, वही नीति इसमें भी ये भी निपुण थे। 18 सितंबर 1858 होता है, वही 1857 के रिवॉल्ट के समय उनकी भेंट किससे होती है? तात्या टोपे से। तो जैसे रघुनाथ मंडलोई जी भी यहाँ पे आपने देखा, रघुनाथ मंडलोई की अगर हम बात करें, यहाँ पे सीताराम कंबर की बात करें हम, तो सीताराम कंबर जो थे यहाँ पर वो भी तात्या टोपे से मिले थे, और ये भी तात्या टोपे से मिले थे। उन्होंने ही इनको गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि टंट्या भील ने किससे गोरिल्ला नीति सीखी थी युद्ध की, तो गोरिल्ला वॉर ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर ये सीखा था इन्होंने तात्या टोपे से। ठीक है, ये भी नाम एक बार पीएससी पूछ चुका है, पीएससी ने पूछा है, अभी तक व्यापम ने तो नहीं पूछा है। इनके ये दो नाम, ट्रंडा टांटिया मामा,
प्यार से लोग इनको मामा कहते थे। ये अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण तात्या टोपे ने इनको सिखाया था। टंट्या के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था शोषकों को दंड देना। शोषकों को मतलब जो शोषण कर रहे हैं, और हर गरीब को उसका हक दिलाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे, 2-3 चीजें मेन। और आप ये कहाँ के रॉबिनहुड हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ, ये जन्म तो ना भी याद रखो तो चलेगा, क्योंकि विवाद है, विवादित क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला तो है ही है। तो यहाँ पर मेन उद्देश्य भी पूछा जाए तो बता देंगे कि हम अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटना इनका प्रमुख उद्देश्य था। अब आते हैं भीमा भाई। तो भीमा नायक, ये भी नायक जहां लगा है मतलब ये भी भील ही है। भीमा नायक अगेन एक भील। आप देखोगे कि निमाड़ क्षेत्र, तो ये फिर से एक निमाड़ का हीरो आ गया है, निमाड़ क्षेत्र, क्योंकि यहाँ भील जनजाति बड़े स्तर पर रहती है, तो ये इनके विद्रोही नेता थे। तो ही इज अ रिवॉल्यूशनरी ऑफ इन निमाड़ रीजन। तो ही इज अ रिवॉल्यूशनरी ऑफ निमाड़ रीजन। तो निमाड़ रीजन के अंतर्गत ये रिवॉल्यूशनरी थे। ठीक है, इनका जो बर्थ हुआ था, बर्थ कहां पर हुआ था, तो इनका बर्थ हुआ था पंचमोहली बड़वानी। तो ये भी अगेन बड़वानी के ही अंतर्गत जन्मे हैं, निमाड़ ही है बड़वानी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो इन रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो ये रिवॉल्ट जो हुआ हमारा 1857 का, इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध भीमा नायक ने भी टांट्या भील सीताराम कंबर की तरह ही युद्ध किया अंग्रेजों से। तो इस रिवॉल्ट में इन्होंने भाग लिया। इन्हें अंग्रेज सरकार ने कैद कर लिया और पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है, इसमें रखा गया। यहां उनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1876 को हुई है। ठीक है, तो यहां पे इनका बलिदान हो जाता है, कहां, तो पोर्ट ब्लेयर में। परंतु इनकी जो समाधि है, समाधि स्थल देखोगे आप, एक धाबावाड़ी क्षेत्र पड़ता है, धाबावाड़ी। धाबावाड़ी इन बड़वानी, धाबावाड़ी इन बड़वानी में इनका समाधि है। उनको मध्य प्रदेश का रॉबिनहुड कहा जाता है, इनको रॉबिनहुड ऑफ निमाड़, इनको कहा जाता है रॉबिनहुड ऑफ निमाड़। रॉबिनहुड ऑफ निमाड़ के नाम से इनको जाना जाता है, रॉबिनहुड ऑफ निमाड़। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। इन्होंने एक अंबा पानी का युद्ध भी हुआ था, अंबा पानी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, एक अंबा पानी का युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। ये है भीमा नायक। भीमा नायक भी एक भील ट्राइब को बिलोंग करते हुए रिवॉल्यूशनरी थे इन निमाड़ रीजन। ठीक है, और निमाड़ रीजन में इन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों को भी संगठित किया या एकत्र किया, इकट्ठा किया। पंचमोहली बड़वानी में इनका बर्थ हुआ। फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी थे ये, फर्स्ट रिवॉल्यूशन में इन्होंने भाग लिया, या फिर रिवोल्ट में 1857 का था। अंग्रेजों ने इनको पकड़ के पोर्ट ब्लेयर, काले पानी की सजा कही जाती है ये पोर्ट ब्लेयर की अंडमान में, तो काला पानी की सजा दी और उनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1876 को हो गई। निमाड़ का रॉबिनहुड या फिर रॉबिनहुड ऑफ निमाड़ के नाम से ये जाने जाते हैं। धाबावाड़ी बड़वानी में इनकी समाधि है। फिर आते हैं भीमा नायक की तरह ही खाज्या नायक। अब फिर से अगर नायक लगा है तो ये भी एक भील ट्राइब को बिलोंग करते हुए जनजातीय प्रणेता हैं। ये भी निमाड़ के ही हैं, तो सब के सब निमाड़ की ओर ही हम देख रहे हैं। निमाड़ का जो सेंधवा घाट है, सेंधवा घाट पड़ता है बड़वानी में। कहां पड़ता है? बड़वानी। यहाँ के जो ये भी निवासी थे उन्हीं भीमा नायक की तरह।
उन्होंने अंग्रेजी राज को नकारते हुए, तो अंग्रेजों की नौकरी इन्होंने, एक समय ऐसा हुआ करता था कि जो खाजा नायक था वह अंग्रेजों की सेना में शामिल हुआ करते थे। तो जैसे मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, लगभग आपको देखने को मिलेगा वैसा ही इन्होंने भी अंग्रेजों की नौकरी को छोड़ दिया और बड़वानी क्षेत्र, जो निमाड़ क्षेत्र में भीलों की स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली। बोले अब हम यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन को लड़ेंगे। ठीक है, तो खाजा नायक वॉज अ रेजिडेंट इन सेंधवा घाट, बड़वानी इन निमाड़। Rejecting the British rule, he left the service of British and took command of the freedom struggle of the Bhils in बड़वानी एरिया। तो बड़वानी एरिया में इन्होंने अपनी एक रिवॉल्ट की कमान को संभाला और जो यहाँ पर क्या हुआ करते थे अंग्रेज, उनको खदेड़ा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, अंग्रेजों की नौकरी भी छोड़ दी इन्होंने और फिर अंग्रेजों को खदेड़ा। महासंग्राम के कुछ समय पूर्व सन 1857 से ही क्रांति महानायक तात्या टोपे खाजा नायक के संपर्क में थे। तो ये भी तात्या टोपे के संपर्क में थे, जैसे हमने देखा अभी कि वो टांटिया मामा भी यहां पर आप देखोगे किसके संपर्क में थे, तो तात्या टोपे जी के संपर्क में थे। तो सेम उसी प्रकार से खाजा नायक भी किसके संपर्क में थे, तात्या टोपे के संपर्क में थे। इसके बाद आते हैं शंकर शाह। तो शंकर शाह की अगर हम बात करें, शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह, इनकी भी बड़ी कहानी है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह गोंडवाना के क्या होते हैं, शासक होते हैं। गोंडवाना, गोंडवाना कहां पड़ता है, तो गोंडवाना पड़ता है गढ़ा राज्य जो हुआ करता था, गढ़ा राज्य या गढ़ा स्टेट। कहां हुआ करता था गढ़ा राज्य या गढ़ा स्टेट, तो ये हुआ करता था सर जबलपुर, मंडला जबलपुर, मंडला जबलपुर, गोंडवाना का क्षेत्र, जहां के शासक थे शंकर शाह। अब होता क्या है कि यहां अंग्रेज इस गोंडवाना पर ऑलरेडी कब्जा किए ही थे, लेकिन जो क्षेत्रीय कुछ शासक थे उनमें से आते हैं शंकर शाह गोंड, ये गोंड थे। तो यहां भी ये जनजातीय नायक ही है, क्योंकि गोंड भी तो एक जनजाति है। तो अभी हमने देखा था भील क्रांति, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि और कोई ऐसा जो क्रांतिकारी है जो जनजाति से है, तो वो शंकर शाह। शंकर शाह और इनके बेटे होते हैं रघुनाथ शाह। तो ये देख सकते हैं आप, ये शंकर शाह, ये इनके बेटे रघुनाथ शाह गोंड। ठीक है, तो ये गोंड थे, तो ये भी एक जनजातीय तौर पे हम इनको देख सकते हैं। तो गढ़ा, मंडला व जबलपुर में गोंड शासक शंकर शाह ने 1857 का विद्रोह किया। गोंड रूलर शंकर शाह रिवॉल्यूटेड इन गढ़ा, मंडला एंड जबलपुर इन 1857। होता क्या है, अंग्रेजों का एक कंटोनमेंट होता है। कंटोनमेंट क्या होता है, अंग्रेजों की छावनी होती है जबलपुर में। जबलपुर में एक अंग्रेजों की छावनी थी, 52वीं रेजिमेंट है वो, 52वीं रेजिमेंट, 52वीं रेजिमेंट थी अंग्रेजों की जबलपुर में। तो यहां पर एक प्लान बनाते हैं, कौन प्लान बनाते हैं, शंकर शाह। कहते हैं अपने साथियों से, विद्रोहियों से, कि अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट पर हमें क्या करना है, आक्रमण करना है और वह रेजिमेंट तहस नहस करके उस पर कब्जा करना है। जो छावनी है, सैनिक इनके कब्जे में अपने लेना है और जितने भी हथियार, गोला बारूद। पर ये प्लान बनाते हैं, जैसे आपने अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है आप सभी को ही पता है, तो प्लान एक प्रॉपर होना चाहिए, बिना किसी को हवा लगी आज तक कि क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। परंतु यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो मीटिंग होती है इसकी खबरें कुछ गद्दार साथ में बैठे होते हैं, वो लीक कर देते हैं, किसको बता देते हैं, अंग्रेजों को।
अंग्रेजों को पता चलता है कि जबलपुर में हमारी छावनी है जो अंग्रेजों की कंटोनमेंट, उस पर अटैक होने वाला है। और जैसे ये बात पता चलती है तो ये अंग्रेज उल्टा इनको चारों ओर से इनके महल में घेर लेते हैं, बोले तुम ये करने वाले हो, और इनको पकड़ लिया जाता है और ऐसा इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है किसका, देशद्रोह का, कि तुम हमारे उसमें रह रहे हो छावनी के आसपास और हमारे अंडर में काम करना था तुम्हें, क्योंकि गोंडवाना अंग्रेजों के कब्जे में है और आप सीधा का सीधा क्या कर रहे हो, हमारे खिलाफ प्लान बना रहे हो, तो इन पे चलाया जाता है देशद्रोह का मुकदमा। तो इन्होंने अपने पुत्र के साथ गढ़ामंडला की स्वतंत्रता हेतु युद्ध किया, इन्हें तोप से उड़ा दिया गया और इनको क्या किया गया, बांधकर अंग्रेजों ने देशद्रोह का केस चलाया गया। एक इन्होंने देशभक्ति की कविता भी लिखी, उस कविता में देशभक्ति की इसलिए लिखी जिससे लोग उसको पढ़ के मोटिवेट हों और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हों, परंतु ये सारा का सारा प्लान नाकाम हो जाता है और यहां पर अंग्रेज इन दोनों को तोप से बांधते हैं, भीड़ को बुलाते हैं कि आओ देख लो, और इसी प्रकार का हस्त्र किया जाएगा, सबको तोप से उड़ा दिया जाएगा अगर कोई अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होगा। तो एक बड़ा बलिदान था, 18 सितंबर को इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। और छिंदवाड़ा में अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर भी रखा गया। तो इनके ऊपर देशद्रोह का अंग्रेजों ने चला दिया था क्या, मुकदमा। He along with his son fought for the independence of गढ़ा मंडला, they were blown away by cannon। तो तोप से उड़ा दिया गया। इसके बाद आते हैं कौन, तो बादल भोई। बादल भोई एक संग्रहालय बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्या बताया था मैंने, बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम। अब ये है हमारा छिंदवाड़ा। यहां पर होते हैं कौन, बादल भोई। बादल भोई का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया डुगरिया पंचायत के तीतरा गांव में हुआ था। तो छिंदवाड़ा में ही हुआ है। बादल भोई वॉज बोर्न इन तीतरा विलेज ऑफ डुगरिया पंचायत ऑफ परासिया इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्या थे, ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे, आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। इनके ही नाम पर श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहां पर है, तो ये म्यूजियम है इन छिंदवाड़ा। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहली क्लास के अंतर्गत ये 1954 के 54 में 53 था 54 में इसकी स्थापना की गई। ये क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर। तो ये जनसंपर्क ने ही पेज दिया है, उसको ही मैंने सीधा लगाया है आपकी स्क्रीन पर। हमारे गौरव के प्रतीक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बादल भोई। आजादी की लड़ाई में अदम्य साहस के साथ अपने प्राणों की आहुति देने वाले छिंदवाड़ा जिले के वीर जनजातीय नायक बादल भोई के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहे थे कब, 1923 में, ठीक है, चरम पर था। छिंदवाड़ा के जनजातीय नायक बादल भोई अपने साथियों के साथ स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो जाते हैं। तो ये 1923 के समय जब 1923 में यहाँ पर निरंतर आजाद इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चल रहा था, उसी समय छिंदवाड़ा से निकल के आते हैं ये वीर जिनका नाम होता है बादल भोई। अब बादल भोई की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 1923 में तामिया तहसील, जो तामिया तहसील पड़ती है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहां एक सभा की लोगों को इकट्ठा किया। उनके जोशीले भाषण, एकदम तेज तर्रार भाषण से गोंड जनजाति के लोग, तो ये तो यहाँ रहते थे छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा के ही पास इस तरफ रहती है कौन, गोंड जनजाति, यहाँ रहते हैं पूरे गोंड। तो गोंड भी इससे प्रभावित हो गए, बोले अच्छा बहुत बढ़िया भैया, है ना। हजारों जनजातीय लोग एक साथ आ जाते हैं, जिनमें से
जिनमें से आप देखोगे सहरा भोई, अमरू भोई, इमरत भोई, लोटिया भोई, टापरू भोई, झंका भोई, ये सब एक साथ आते हैं, बोलते हैं कि चलो आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बादल भोई। अब बात करते हैं हम जंगल सत्याग्रह। तो आपने सुना होगा जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में, जनजातियों का जंगल सत्याग्रह। तो किसने किया? ट्राइबल पीपल्स ने किया। ट्राइबल पीपल्स ने करा। यहां पे अगर हम बात करें 1930 के समय, अब जगह होती है ये बैतूल में। कौन सी जनजाति मैंने पढ़ाई थी? कमेंट करें कौन सी जनजाति पढ़ाई थी मैंने। तो कोरकू पढ़ाई थी, कल ही तो पढ़ी है। तो यहां कोरकू भी पीछे नहीं हटते हैं। जंगल सत्याग्रह में मेन हाथ कोरकुओं का होता है। वर्ष होता है 1930। मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र में एक जगह पड़ती है घोड़ा डोंगरी। अब घोड़ा डोंगरी बैतूल जिले में है। आदिवासियों ने यहां जंगल सत्याग्रह किया। इन द ईयर 1930 द ट्राइबल्स ऑफ घोड़ा डोंगरी ऑफ बैतूल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश कैरिड आउट जंगल सत्याग्रह। तो जंगल सत्याग्रह मूवमेंट जैसा यहां मूवमेंट चलाया गया। ये किस लिए चलाया गया था? तो अंग्रेजों के या ब्रिटिशर्स के वन अधिनियम, तो वन के ऊपर रोक टोक लगा दी थी अंग्रेजों ने, और जनजातियां वनों से ही तो सब कुछ प्राप्त करती हैं। तो इसके खिलाफ यहां पर जंगल में सत्याग्रह किया गया। अंग्रेजों ने इतनी रोक लगा दी थी जंगल पर, ना वहां से घास काटी जाएगी, ना वहां से फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो वन उत्पाद हर्रा, आंवला, बहेड़ा, महुआ, आम, ये सब वहां तोड़े सकते थे जनजाति के लोग। ये नहीं, बंद कर दिए कि कोई भी यहां नहीं छुएगा इस वन अधिनियम में। तो इस काले कानून के विरोध के चक्कर में यहां इस बैतूल के अंतर्गत घोड़ा डोंगरी में यह सत्याग्रह कोरकू जनजाति के द्वारा करना पड़ा। सर्वप्रथम जंगल सत्याग्रह कहां हुआ? बंजारी ढाल वहीं पड़ता है, बैतूल में बंजारी ढाल में हुआ। इसके बाद छिंदवाड़ा में भी होता है, सिवनी में भी होता है, टोरिया के अंतर्गत, और हरदा के जंगलों में भी होता है। स्टार्ट पूछे आपसे कोई तो बैतूल के कोरकुओं ने करा था। बाद में सबको लगा कि हाँ बात तो सही है कि यार हम अब खाएंगे पिएंगे क्या, क्योंकि हम तो वन पर ही आधारित हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही हमारे जीवन का हिस्सा है। तो यहां पर फिर सभी लोगों ने छिंदवाड़ा, सिवनी, टोरिया और हरदा के जंगलों में भी यह प्रारंभ हुआ। द फर्स्ट जंगल सत्याग्रह टुक प्लेस इन बंजारी ढाल। आफ्टर दिस इट हैपेंड इन द फॉरेस्ट ऑफ छिंदवाड़ा, सिवनी, टोरिया एंड हरदा। ठीक है, तो यहां अपने को इतना ध्यान रखना है। अब होता क्या है, घोड़ा डोंगरी क्षेत्र कहां पर है? बैतूल बताया मैंने अभी आपको, बैतूल, इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट। पुलिस बल, तो अंग्रेजों का पुलिस बल तो था ही। गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू दो लोग होते हैं, और ये पुलिस का विरोध करते हैं और जंगल सत्याग्रह बैतूल में प्रारंभ करते हैं। द पुलिस फोर्स इन घोड़ा डोंगरी वॉज अपोज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ गंजन सिंह कोरकू एंड बंजारी सिंह कोरकू। ठीक है, फिर क्या होता है इस आंदोलन में? आदिवासी, अब जो आदिवासी भाई बहन होते हैं, जब आंदोलन चलता है तो सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है। तो सब लोग अपने हाथ में डंडा, कांधे पर कंबल लेकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चुनौती देने के लिए गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में खड़े हो गए। तो इन दिस मूवमेंट द ट्राइबल कैम आउट ऑफ द फॉरेस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ गंजन सिंह कोरकू एंड blankets on their shoulders and sticks in their hands to challenge the British Empire। ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करने के लिए सभी लोग एक साथ आ जाते हैं। तो देखें इतना। समझ में आ गया? सो गए क्या सभी लोग कि भग गए? कहां गए बताओ भैया।
पढ़ रहे हैं सभी? ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट, कुछ भी डाउट है यहां तक? आयुष, कोई समस्या है इतने तक में? अब हम बात कर लेते हैं कि गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू यहां पर क्या थे? लीडर होते हैं। क्यों किया गया जंगल सत्याग्रह? मैंने आपको उसका रीजन बताया। कहां से शुरू किया गया और कहां कहां होगा? तो अभी जंगल सत्याग्रह ही चल रहा है, यहां से जंगल सत्याग्रह देख रहे हैं हम पूरा का पूरा। तो बंजारी ढाल बैतूल से प्रारंभ होता है। कौन शुरू करता है? तो गंजन सिंह कोरकू। 22 अगस्त 1930 1930 को ही इस जनजातीय व्यक्ति ने आंदोलन की कमान संभाल ली। उसने अपने गांव बंजारी ढाल से ही इसका शुभारंभ किया। बोले सबसे पहले अपने गांव से ही शुरू करते हैं। उसने 500 जनजातीय लोगों के साथ जंगल कानून तोड़ा। 500 लोग लिए जनजाति के, बोले चलो जंगल देखते हैं कैसे घास काटने से और वहां से महुआ, बेर, हर्रा, आंवला ये तोड़ने से रोकते हैं। तो ये जाता है और अपने साथियों के साथ जाके वहां पर जंगल सत्याग्रह करता है। इसमें महिला पुरुष सभी लोग साथ आए थे। तो ऑन अगस्त 22 1930 दिस ट्राइबल मैन टुक कमांड ऑफ द मूवमेंट। ही स्टार्टेड जंगल सत्याग्रह फ्रॉम हिज विलेज बंजारी डाल इटसेल्फ। He broke the forest law along with 500 tribal people. There was participation of both man and woman. अब अंग्रेजों का दिमाग खराब। अंग्रेजों का दिमाग खराब कि ये 500 लोगों को लेकर के और जंगल में सत्याग्रह करने घुस गया है बंजारी ढाल बैतूल में। तो अंग्रेज इसके ऊपर रखते हैं 500 रुपए का इनाम। उस समय 500 रुपए बहुत हुआ करते थे। तो 500 रुपए का इसके ऊपर इनाम रखा गया। किसके ऊपर? गंजन सिंह कोरकू। फिर यहां ये गंजन सिंह कोरकू जंगल से भाग जाता है। जंगल से भागते भागते कहां पहुंचता है? पचमढ़ी। तो पचमढ़ी पुलिस यहां गंजन सिंह कोरकू को पकड़ लेती है और 5 साल की इसको कठोर सजा सुनाई जाती है। लेकिन 18 माह के बाद, क्योंकि वहां भी उसने अफरा तफरी मचाई और जेल से भाग गया, तो उसे बाद में फिर सरकार ने भी, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उसने उनको रिहा कर दिया क्योंकि उनके बस का संभालना नहीं था इनको। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आप देखोगे बूचा कोरकू भी एक आते हैं। गंजन सिंह कोरकू, बंजारी सिंह कोरकू और एक बूचा कोरकू। तो बूचा कोरकू ने भी 1930 के जंगल सत्याग्रह में यहां पर अनेक आंदोलन चलाए और बाद में पुलिस ने इनको भी पकड़ लिया। तो गंजन सिंह कोरकू, बंजारी सिंह कोरकू, बूचा सिंह कोरकू या बूचा कोरकू। अब जंगल सत्याग्रह पहले तो स्टार्ट आपको बैतूल से, मैंने बता दिया कि बैतूल से हुआ। बैतूल के बाद मैंने बताया था आपको कि टोरिया में भी हुआ। टोरिया पड़ता है सिवनी। सिवनी जिले में क्या पड़ता है? एक स्थान टोरिया। जैसे बैतूल में घोड़ा डोंगरी और बंजारी ढाल थे, वैसे ही सिवनी में पड़ता है टोरिया। तो यहां क्या होता है? टोरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में टोरिया में होता है। तो इसके जो लीडर होते हैं वो होते हैं दुर्गा शंकर मेहता एंड मुड्डेबाई। तो लीडर ऑफ टोरिया जंगल सत्याग्रह दुर्गा शंकर मेहता एंड मुड्डेबाई, ये 2 लोग आते हैं। सिवनी से 9 से 10 मील दूर सरकारी जंगल, जो सिवनी जिला है, टोरिया जगह पड़ती है जहां पे, यहां 9 से 10 मील दूर आप देखोगे कि एक सरकारी जंगल था। मतलब अंग्रेजों ने जिसपे कब्जा कर रखा था। अब जंगल सत्याग्रह करना है तो कानून तोड़ना पड़ेगा अंग्रेजों के बनाए हुए। तो चंदन बगीचों में घास काट कर इन्होंने बोले हम यहाँ चंदन बगीचे में जाते हैं, घास काट के दिखाएंगे कैसे अंग्रेज हैं जो हमें रोक लेंगे। तो यहाँ पे दिस सत्याग्रह वॉज कैरिड आउट बाय कटिंग ग्रास इन द गवर्नमेंट फॉरेस्ट संदलवुड गार्डन या चंदन गार्डन 9 to 10 मील्स अवे फ्रॉम द सिवनी। ये देखेंगे आप। तो इन्होंने जंगल सत्याग्रह, ये हैं दुर्गा शंकर मेहता। दुर्गा शंकर मेहता। अब दुर्गा शंकर मेहता ने जंगल सत्याग्रह के अलावा
जंगल सत्याग्रह के अलावा असहयोग आंदोलन भी चलाया है। कहां पर? इसी क्षेत्र में। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यहां पर चलाया गया और जंगल सत्याग्रह में भी भाग लिया। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। तो 3 आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दुर्गा शंकर मेहता ने भाग लिया। ये क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी भाग लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी और जंगल सत्याग्रह में भी। ये इस तरफ कौन है सर? तो ये है मुड्डेबाई, जिन्होंने सिवनी के टोरिया से नेतृत्व किया। टोरिया जंगल सत्याग्रह के लिए ये जानी जाती हैं। इनका नाम है मुड्डेबाई। इनका नाम क्या है? मुड्डेबाई। मुड्डेबाई ने टोरिया जंगल सत्याग्रह का दुर्गा शंकर मेहता के साथ नेतृत्व किया। इसके बाद एक नाम और आता है सतपुड़ा के क्षेत्र में। तो सतपुड़ा के क्षेत्रों में कहां पर सर? इसी बैतूल में। इसी बैतूल में एक और आता है कौन? सरदार विष्णु सिंह गौड़। तो सरदार विष्णु सिंह गौड़ ने बिरसा गोंड के साथ, तो 2 लोग थे ये गोंड थे एक्चुअल में। सरदार विष्णु सिंह गौड़ आपकी स्क्रीन पर हैं और आते हैं बिरसा गोंड। कहां? इसी बैतूल में। साथ मिलकर इस आंदोलन को मजबूत और प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया। तो इन दोनों ने भी आंदोलन चलाया बैतूल में। ट्राइबल बैरियर्स रेवोल्यूशनरी सरदार विष्णु सिंह गोंड ऑफ सतपुड़ा रीजन along with बिरसा गोंड प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायरिंग लीडरशिप टू दिस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को यहां पर इंस्पायरिंग लीडरशिप प्रदान करते हैं विष्णु सिंह गौड़ एंड बिरसा गोंड। और 22 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो के समय हजारों आदिवासियों के साथ घोड़ा डोंगरी जो बैतूल में पड़ता है उसमें सरकारी बस डिपो को आग लगा देते हैं, फूंक देते हैं बैतूल में। तो ऑन अगस्त 22nd 1942 द गवर्नमेंट बस डिपो ऑफ घोड़ा डोंगरी वॉज बर्न्ड अलॉन्ग विद थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल। यह है सरदार विष्णु सिंह गौड़। और जहां पर वो आग लगाई गई उसके पास में एक थाना था जहां क्रांतिकारियों को अंग्रेज पकड़ के बंद कर देते थे। तो रानीपुरा थाना बैतूल जिले में ही पड़ता है, बैतूल में ही यहां पे, ठीक है, ये बैतूल है। तो यहां पर क्या होता, अब आज वहां जहां क्रांतिकारियों को बंद किया गया था वहां पर संग्रहालय, पुलिस म्यूजियम बना दिया गया है। रानीपुरा थाना बना संग्रहालय। तो ये म्यूजियम बना दिया गया है क्योंकि यहां क्रांतिकारियों को जेल में पकड़ के रखा गया था और उसमें से भी जनजाति वाले क्रांतिकारियों को। तो सरकार ने यहां पर बढ़िया म्यूजियम या संग्रहालय बना दिया है। इसी के साथ एक और हम देखते हैं तो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक सीधी जिले के सीधी सिंगरौली के थे दयाल दास पानिका। इन्होंने भी भाग लिया, दयाल दास पानिका, दयाल दास पानिका। और इन्होंने किस मूवमेंट में भाग लिया? तो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। तो एक ये भी जनजातीय नायक हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। इनमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये कौन थे। तो ये पानिका जनजाति के थे, सीधी के रहने वाले, और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने मध्य प्रदेश की ओर से भाग लिया था, दयाल दास पानिका। फिर एक नाम आता है मनसू ओझा। मनसू ओझा ये सरकारी पेज है जो सरकार ने दिया है, मनसू ओझा। मनसू ओझा 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट ये भी है। भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल के मनसू ओझा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। तो ये भी बैतूल में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ अनेक क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई इन्होंने।
नवंबर 1942 में इन्हें क्या कर लिया गया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 20 जुलाई 1944 तक किस जेल में रखा, नरसिंहपुर जेल में कैद कर कर रखा। इन्हें कठोर यातनाएं दी गई और फिर बाद में आजादी के बाद 28 अगस्त 1981 को घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल में उनका देहावसान हुआ। ये है मनसू ओझा, मनसू ओझा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां ये हमारे जनजातीय नायक हुए कंप्लीट। इतने जनजातीय नायक और उनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए मध्य प्रदेश में वो सारे हमने देख लिए। अब बात आती है यहां पे योजनाओं की। तो हम अगर बात करें सबसे पहले एक जनजातियों के लिए प्रमुख योजना जो चलाई जाती है मध्य प्रदेश में, योजनाएं, तो उन योजनाओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनजातियों के लिए आहार अनुदान योजना, फूड ग्रांट स्कीम। तो ये जो स्कीम्स हैं, मेजर स्कीम्स, इन स्कीम्स में अगर हम बात करें आहार अनुदान, तो ये देखो सरकार का पेज है, मध्य प्रदेश शासन, लिखा है यहां पर कि जो आहार अनुदान योजना है 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों, पीवीटीजी जिनको कहा जाता है, ठीक है, पीवीटीजी में कुपोषण, तो जो कुपोषण होता है, अब 3 पिछड़ी जनजातियां कौन सी है, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करें कि 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं। कुपोषण से निजात दिलाने। अब आपको पता है कि जो जनजातियां हैं वैसी उनके यहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं है, तो उनकी जो महिलाएं हैं या छोटी बच्चियां या बच्चे, उनके अंतर्गत बहुत बड़े स्तर पे कुपोषण है। तो महिलाएं कुपोषण के शिकार ना हो, उसके लिए सरकार ने आहार अनुदान योजना लाई। कुपोषण से निजात दिलाने के उद्देश्य से योजना वर्ष 2017 में शिवराज सिंह चौहान जी लाए थे। आहार अनुदान योजना के माध्यम से 3 अत्यंत पिछड़ी जनजाति ये हैं, बेगा, भारिया, सहारिया। अगर इनकी कोई महिला है तो उसे हर महीने पहले 1000 दिए जाते थे, अब सरकार ने और बढ़ा दिया। कितना कर दिया, 1500 रुपए। तो आपसे पूछा जा सकता है आहार अनुदान योजना कब शुरू की गई, तो नहीं आता है। अब किस लिए शुरू की गई, तो आपको बोलना है कि कुपोषण से निजात दिलाने के लिए। किन लोगों के लिए, अत्यंत पिछड़े, बेगा, भारिया, सहारिया। कितने रुपए, तो भैया बताना, पहले 1000 दिए जाते थे, अब इसमें 500 और बढ़ा दिए गए। तो द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द ईयर 2017। अब कब शुरू हुई ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आता, हाँ लाडली बहना योजना के लिए जरूर आता रहता है, तो वो जनजातियों की योजना तो है नहीं। with the aim of getting rid of exploitation in the special backward community PVTG through the food subsidy scheme. Women of Bega, Bharia and Saharia tribes are being benefited by the giving them rupees 1500 per month. हर महीने 1500 अलग से इनको दिए जाते हैं बेगा, भारिया, सहारिया की माताओं को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, माताओं दीदियों को। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार स्कीम। तो भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार स्कीम किस लिए है, बिरसा मुंडा स्वरोजगार स्कीम। तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे यहां पर एक स्कीम चलाई जाती है। इसमें स्वरोजगार जो शब्द है, इसका मतलब होता है कि यहाँ का जो युवा है ना, वो खुद में रोजगार बना पाए, इसके लिए ये स्कीम है। तो देखिए योजना के लिए क्या होता है, बैंक लोन दिया जाता है, बैंक लोन दिया जाता है। इसमें बैंक लोन पर
जो ग्रांट दिया जाता है 5% लोन इंटरेस्ट ग्रांट दिया जाता है यहाँ, मतलब ये सरकार दे देती है। तो बैंक ऋण पर 5% वार्षिक ब्याज अनुदान, तो 5% का जो अनुदान दिया जाता है अगर कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, किसका, तो एसटी समुदाय का व्यक्ति होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो सरकार बैंक ऋण जो उसने लोन लिया है उस पर 5% तक का ग्रांट दे देगा। बैंक ऋण गारंटी शुल्क अधिकतम 7 वर्षों तक, और बैंक ऋण में गारंटी लगती है लोन लेने के लिए, कोई गारंटर चाहिए होता है, आपने अगर आपके यहाँ किसी ने लोन लिया है तो वो 7 वर्षों तक की गारंटी भी सरकार के द्वारा बैंक ऋण पर ले ली जाएगी जो बैंक लोन लिया गया है। कोई हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान, तो यहाँ पर जो भी इसके क्या है बेनिफिशरीज हैं उनको यहाँ ट्रेनिंग देने का भी, जिस बिजनेस को वो करना चाह रहे हैं उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पोर्टल होता है जो उस पोर्टल के माध्यम से यहाँ उद्यम क्रांति योजना में इनको क्या करना होता है, अपना यहाँ डेटा भरना होता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये एक और है, वो भगवान बिरसा मुंडा था, ये टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना है, ठीक है। तो टांटिया मामा इकोनॉमिकल वेलफेयर स्कीम, टांटिया मामा और ये किस लिए है बेटा, तो ये एसटी समुदाय के जो लोग हैं तो टांटिया मामा जी के नाम पर भी चलती है। यहां पर जो फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है या हेल्प करी जाती है वो 5 करोड़ रुपए होते हैं। ये लक्ष्य क्या है, तो यहां पर टारगेट जो रखा गया है वो 10,000 हितग्राही हर साल, मतलब 10,000 हितग्राही का मतलब होता है बेनिफिशरीज। इसमें से कोई भी इंग्लिश का वर्ड आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट कर दें, मैं बता दूंगा। अब ये क्योंकि जनसंपर्क मध्य प्रदेश शासन तो वो हिंदी में ही देता है, इंग्लिश में पेज नहीं देता है, तो अपन उसको ऐसे लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पैसे स्वीकृत किए गए हैं वो 1130 करोड़ रुपए हैं। यहाँ पे आप देखोगे 1130 करोड़ हैं, ये ध्यान रखना, सरकार के द्वारा जो वितरित किया गया है अभी तक 10,000 उठाने थे, 905 को इन्होंने दे दिया, ये तो आप ना याद रखो, नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। स्वरोजगार के लिए क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो यहां पर खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहां 10,000 से 1 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। तो यहां जो फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाता है किसी भी बिजनेस करने वाले को, तो आप देखोगे 10,000 रुपए से 1 लाख। आपसे पूछा जाएगा कि कितना ग्रांट सरकार के द्वारा या लोन वित्तीय सहायता के तौर पे इसमें दिया जाता है, तो आप बताना कि 10,000 to 1 लाख रुपीज सरकार के द्वारा इस स्कीम में किसी को भी स्वरोजगार या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए दिया जाएगा। तो 3 स्कीम देखी अभी तक हमने, एक तो आहार अनुदान योजना, एक देखी हमने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, जबकि हमने दूसरा देखा यहाँ पे कि जो टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। यहां पे 5% वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जाता था 7 वर्षों के लिए, जबकि टांटिया मामा में जस्ट रिवर्स है, यहां 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा 5 वर्षों के लिए, वहां 5% 7 साल के लिए या 7% 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम्स भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको और भी देखना है, वैसे तो ये उतने काम की नहीं है, पर हाँ आपको देखना है तो देख सकते हो। वित्त पोषण योजना, तो इसमें फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाता है, फाइनेंशियल ग्रांट स्कीम। आप देखोगे कि अगर कोई भी आप शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं तो यहां पर अनुसूचित वर्ग एसटी समुदाय ग्रुप के जो पीपल्स हैं उनको क्लस्टर को लाइन विभाग के माध्यम से मिलता है लाभ।
अगर कोई भी यहाँ पर शासन द्वारा प्रावधानित कोई भी प्रस्ताव को द्वारा राशि 2 करोड़ तक अनुदान दी जा सकती है। अगर कोई शासन के द्वारा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हिसाब से उन लिस्ट में जो प्रोजेक्ट है उनको कोई करना चाहता है तो 2 करोड़ तक का 100% मतलब 100% ग्रांट तक 2 करोड़ का रुपए सरकार देगी। किसको? एसटी समुदाय का वो अगर व्यक्ति है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना, इसमें आपको यही चीजें लिखी हैं जो वहां लिखी हैं। 2 करोड़ तक का 100% अनुदान दिया जाता है इसमें। ठीक है। सामुदायिक अधोसंरचना, कोई भी ऐसी सामुदायिक अधोसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो उसको खड़ा करना है, तो इस प्रकार से। देवारण्य योजना, तो देवारण्य योजना हर्बल्स के लिए है, मतलब ये जड़ी बूटी के लिए है। जो जड़ी बूटी कौन कलेक्ट करते हैं, तो ये कलेक्ट कौन करता है, इनको कलेक्ट करते हैं हमारे एसटी पीपल्स, शेड्यूल्ड ट्राइब के। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के तौर पे आप देखते हो हर बहेरा आंवला, जो कि पेट की दवा, कहीं कुछ की दवा है ना, किसी को हाथ पैर दर्द की दवा, ये सब बनती है इनसे। तो इसके लिए देवारण्य योजना चलाई जाती है, जिसमें आप देखोगे इनको निजी संस्थानों को सहयोग किया जाता है, जिनको उन्नत किस्म के पेड़ पौधे चाहिए हो, है ना, औषधि उत्पादों को फिर खरीदने के लिए, मतलब जो वो कलेक्ट करके लाएंगे ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो उन जनजातियों के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खरीदना, ये सारी चीजें। कहाँ भैया अनुसूचित जनजाति लिखा है क्या? अनुसूचित जाति, हाँ सॉरी क्षमा करें, एसटी अनुसूचित जाति, बिल्कुल ठीक है। ये वाला अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए है, दोनों के लिए एसटी, ये एसटी के लिए लिखा है, ये एसटी के लिए, दोनों के लिए है। एसटी में से कोई भी हो, ये एसटी है ना, देखो अनुसूचित जनजाति दोनों ही के लिए है ना, सेम है, वही चीज है, तो दोनों के लिए है। बस आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी योजना 2 करोड़ तक का इसमें क्या दिया जाता है, 100% ग्रांट। देखो ये वही है ना, ठीक है, एसटी एसटी दोनों के लिए है। यहाँ पे आप देखोगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है उसको कलेक्ट करने के लिए वहां पे उनको औषधीय पौधों के लिए भी सहायता दी जाती, किसी को खरीदने, फिर उनने जो जड़ी बूटी या जो भी इकट्ठा किया उसको खरीदने के लिए मेला भी लगाया जाता है ना। तो ये स्कीम इस स्कीम के अंतर्गत आता है। ठीक है। हर्बल पार्क मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो पचमढ़ी में हर्बल पार्क है। ठीक है, जड़ी बूटियों के लिए। यहां देखोगे आप जो तेंदू लीव्स होता है, तेंदू लीव्स, तेंदू पत्ता, जिससे बीड़ी उद्योग बीड़ी बनाई जाती है, ये इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा। तो पहले 1000 गड्डियों पे 1000 गड्डी होती थी, तो 1000 गड्डी जो अगर आप बनाते हो इस टाइप की 1000 गड्डियां, तो उस पे 3000 दिए जाते थे। वर्तमान समय में सरकार ने इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 4000 रुपए प्रति मानक बोरा। एक मानक बोरा में 1000 गड्डियां होती हैं। तो ये योजना भी आप देख सकते हो। ये इसके लिए पहले 3000 दिए जाते थे, अब 4000 रुपए सरकार ने कर दिए हैं कि अगर आप तेंदू पत्ता संग्राहक हैं या कलेक्ट करते हैं, तेंदू लीव्स को कलेक्ट करने वाले जो एसटी बंधु हैं, एसटी समुदाय के पीपल्स हैं, उनको यहाँ अधिकार दिया गया है तेंदू पत्ता में। और बोला गया है कि अगर आप 1000 जो गड्डियां हैं उनको लेकर के आते हैं, तो हम आपको यहाँ फड़ होती है खरीदी केंद्र में 4000 रुपए दिए जाएंगे 1000 गड्डियों के। फिर आप देखेंगे यहां पर पंचायत उपबंध, जिसको आप कहते हैं पेशा एक्ट। तो पेशा एक्ट जो आया था, आप सभी ने भी सुना होगा, पेशा अधिनियम। पेशा अधिनियम वैसे तो ये कब का है, 1996 का। फुल फॉर्म पूछे आपसे कोई, तो ये इसका फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म? द प्रिवेंशन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। तो यहां पर प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज, पेशा एक्ट 1996। ये किस समिति की सिफारिश पर आया था? तो ये भूरिया कमेटी थी। भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पर
पेशा अधिनियम आया था। क्या होता है बताता हूं, उससे पहले अभी देख लो। भारत में वैसे तो लागू किया गया था ये 24 दिसंबर 1996 में। आदिवासियों के हितों को ये क्या करता है, संरक्षित करता है। परंतु मध्य प्रदेश में अभी लागू हुआ है, वो भारत में आने की बात है। ये यहाँ पेशा एक्ट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन होता है इसका। मध्य प्रदेश ने 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस होता है, 15 नवंबर को बता चुका हूं 2022 को। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला कौन सा होता है हमारा, शहडोल से अपने पेशा नियमों को मध्य प्रदेश में कितने ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक जनजातीय विकास खंड हैं, तो 89 में अधिसूचित किया है। तो जितने भी हमारे पास जनजातीय विकास खंड हैं उन सब में इसको लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश हैज नोटिफाइड इट्स पेशा रूल in 18 tribal development block of Madhya Pradesh from Shahdol on the occasion of Tribal Pride Day on November 15, 2022। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या होता है, पेशा अधिनियम। पेशा अधिनियम जैसा मैंने अभी बताया था कि अंग्रेजों से लड़ाई किसके लिए हुई थी, अंग्रेज उनके जनजाति जहां जल है, जहां जंगल, जहां वो रहते हैं, जमीन, कहते हैं कि इस पर जो अधिकार है वो किसका है, तो सबसे पहले जिन्होंने इसको संरक्षित किया एसटी समुदाय का है। तो ये 3 जगह यहां अधिकार देता है किसको, एसटी समुदाय, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति को। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा एक्ट 15 नवंबर 2022 को शहडोल में इंप्लीमेंट किया। क्या है पेशा कानून, व्हाट इज पेशा एक्ट। पेशा कानून के अंतर्गत ध्यान से देखिएगा, आदिवासियों की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता दी गई है। अंडर द पेशा एक्ट और लॉ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द ट्राइबल्स वाज रिकॉग्नाइज्ड। इस कानून को वर्ष 1996 में कुछ अपवादों एवं संशोधनों के साथ संविधान के भाग 9 में, संविधान का भाग 9 क्या कहता है, पंचायतों का प्रावधान है इसमें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये जो अनुसूचित क्षेत्र दिए गए हैं विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें अनुसूचित जनजातियों को अधिकार दो। ठीक है, दिस लॉ वाज एनेक्टेड इन द ईयर 1996 to extend the provisions of part 9 related to panchayats of the constitutions to the scheduled areas with some exceptions and amendments। मध्य प्रदेश में पेशा क्षेत्र का विस्तार। तो पेशा एरिया एंड एक्सपांशन इन मध्य प्रदेश, जल जंगल जमीन में अनुसूचित जनजातियों को यहां पर अधिकार देने की बात की गई है। पूर्ण रूप से जहां पेशा, वैसे तो पेशा कितने विकास खंडों में लागू किया गया, तो मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड है, उसमें से 89 ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक में इसको इंप्लीमेंट किया गया। पूर्ण रूप से शामिल जो जिले हैं इसमें कितने हैं, 5 हैं, अलीराजपुर, बड़वानी, डिंडोरी, झाबुआ एंड मंडला। इन 5 जिलों में पूर्ण रूप से शामिल किया जाता है किसको, तो पेशा क्षेत्रों को 5 जगह पूर्ण रूप से लागू किया गया है। आंशिक रूप से मतलब हो सकता है पूरे जिले में ना कवर हो, जहां जहां जनजाति ज्यादा रहती है वहां वहां, तो ऐसे 15 जिले, कुल 20 जिलों में और 89 ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक। अनूपपुर, बालाघाट, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम, रतलाम, सीधी, धार, खरगोन, शहडोल, उमरिया, श्योपुर और खंडवा में पार्शली इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट, ऐसे कुल मध्य प्रदेश में 15 है। तो इतना देख लें आप। ये पेशा क्षेत्र का मध्य प्रदेश में विस्तार है, जहां जहां पेशा अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू है।
चलिए अब यहां से हम लगाएंगे क्वेश्चन। तो यहां से स्टार्ट होते हैं एमसीक्यूज। तो आप सभी एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट करें। लिखा है पहला क्वेश्चन, टंट्या भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आक्रमण की गुरिल्ला युद्ध शैली सीखी थी? फ्रॉम विच फेमस रिवॉल्यूशनरी एंड फ्रीडम फाइटर डिड टांटिया भील लर्न द गुरिल्ला वॉर ऑफ गुरिल्ला स्टाइल ऑफ अटैक या बाल वॉर? तो भीमा नायक, नाना साहब, आत्माराम पांडुरंग राव या रामचंद्र पांडुरंग राव? तात्या टोपे तो ऑप्शन में ही नहीं है फिर। बताओ जल्दी, जान पूछ के मैं टफी बनाता हूं जिससे तुम उसके लिए तैयार रहो। लगाएं जल्दी से, लिखें आप सभी। ऑप्शन में नहीं है, अच्छा देखो, तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या है? तात्या टोपे का दूसरा नाम है रामचंद्र पांडुरंग राव। जब भारत का इतिहास पढ़ोगे आप तब आपको सर बताएंगे, जो भारत का इतिहास पढ़ाएंगे पवन सर, तो उसमें बताएंगे आपको कि तात्या टोपे का दूसरा नाम रामचंद्र पांडुरंग राव। ठीक है, तो डी। रामचंद्र पांडुरंग राव तात्या टोपे का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो जान पूछ के टफ बनाया मैंने क्वेश्चन, जिससे आप उसके लिए भी तैयार हो जाओ। भीलों के प्रमुख पूजनीय बाबा भीलट देव का मंदिर कहाँ है? अब ये मैंने नहीं करवाया है, मुझे पता है, पर क्वेश्चन वो होंगे जो वहां नहीं, वहां रह गए होंगे, तो यहां अपन कवर करा देंगे। वेयर इज द टेम्पल ऑफ रिवर्डेड बाबा भीलट देव द चीफ ऑफ व्हील्स? मुख्य देवता कौन है यहाँ? तो मेन डायटी भीलट देव, प्रमुख देवता या पूजनीय बाबा नेमावर, मंडलेश्वर, नागलवाड़ी या सेंधवा? भीलट देव का मंदिर, तो भीलट देव भीलों के पूजनीय बाबा हैं और भीलट देव का मंदिर मिलेगा आपको नागलवाड़ी, बड़वानी के नागलवाड़ी में मिलेगा आपको। सी इज करेक्ट आंसर, भीलों के बाबा भीलट देव। भीलों की नंदना प्रिंट कला प्रमुख रूप से किस जिले में देखी जाती है? बताएं। सॉरी, नंदना प्रिंट आर्ट ऑफ भील मेनली सीन रतलाम, धार, अलीराजपुर और नीमच? बताएं। भीलों की नंदना प्रिंट, नंदना प्रिंट कहां पे देखने को मिलता है भीलों का? तो किसी ने भी नहीं अभी तक बताया है। नीमच मैं पढ़ा चुका हूं, इसको तो पढ़ा ही चुका हूं आपको सीधा। नीमच में नंदना प्रिंट भीलों का जो छाप लगाया जाता है, साड़ी भी मैंने फोटो तक दिखाई थी आप। ये वो नंदना प्रिंट की फोटो जो मैंने आपको दिखाई थी, ये है वो, लिखा भी हुआ है। अगला क्वेश्चन, अलीराजपुर के भील समुदाय के लोग किस व्यवसाय से प्रमुख रूप से अपनी आजीविका चलाते हैं?
बाय विच बिजनेस डू द पीपल ऑफ भील कम्युनिटी ऑफ अलीराजपुर मेनली अर्न देयर लाइवलीहुड। बताएं भैया, कंघी शिल्प बना के, पुंजा की दरी बना के, चिर की दरी बना के, या फिर बी और सी दोनों। चलिए, तो बी और सी दोनों दोनों से ही वो दरियां बनाते हैं। जब भी कोई एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दिखे कि बी और सी दोनों, तो भैया दोनों वाले पे जाना है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये पुंजा की दरी भी बनाते हैं और चिर की दरियां भी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो दरी पारंपरिक जीआई टैग, सॉरी ओडीओपी आपसे पूछा जाए, तो ओडीओपी वैसे अगर देखा जाए तो ओडीओपी सीधी जिले का है। आप बोलोगे सीधी में तो कौन नहीं रहता, तो भील नहीं रहते, हाँ मान लिया, लेकिन इसलिए लाया हूं कि भील भी बनाते हैं और सीधी में भी ये दरियां बनाई जाती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, सीधी को अलग ध्यान रखना और उसको अलग याद रखना। भीलों की एक प्रथा टीया प्रथा में प्रमुख रूप से क्या होता है। अब टीया प्रथा मैंने आपको नहीं बताई है, यहां मैं बता देता हूं सीधा आपको। टीया प्रथा, तो भील समुदाय में एक प्रथा होती है टीया प्रथा। वैसे मैंने आपको एक दापा प्रथा बताई थी, दापा कमेंट करो आप, दापा प्रथा क्या है, भीलों की दापा प्रथा क्या है। तो बहुत सारी प्रथाएं हैं, उनमें से एक टीया प्रथा है। प्रमुख रूप से क्या होता है, व्हाट मेनली हैपेंड इन टीया प्रथा आर ट्रेडिशन ऑफ भील। कृषि के लिए की गई एक पूजा है, मृत्यु के तीसरे दिन किया गया सामूहिक भोज है, बच्चे की उम्र 10 साल होने पर उत्सव, पशुओं को रोग से बचाने के लिए की गई पूजा। इसमें से जो बी ऑप्शन है वो सही है कि मृत्यु के तीसरे दिन किया गया सामूहिक भोज टीया प्रथा होता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जब मृत्यु होती है तो कोई टै, अपन बोलते हैं कि टै बोल गया, टै से टीया याद रखना है, मृत्यु होगी तो टीया होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा एक जनजाति की वैवाहिक प्रमुख भील जनजाति की प्रमुख वैवाहिक प्रथा नहीं है। इसका लगाव मैंने सारे आपको विवाह पढ़ाए हैं, देखें तो कितना रिवीजन किया आपने, बताएं। निम्न में से कौन भील जनजाति की एक प्रमुख वैवाहिक प्रथा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर मैरिटल कस्टम ऑफ द भील ट्राइब। पहला लिखा है गंधर्व विवाह, दूसरा लिखा है पठौनी विवाह, तीसरा लिखा है दापा विवाह, चौथा लिखा है गोल गगेड़ो। किसी का कोई आंसर नहीं, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये रिवीजन आपका और ये आप पढ़ रहे हैं। तो यहां पे क्या है सही उत्तर, गंधर्व विवाह भीलों में होता है। दापा मैंने बताया था, दापा प्रथा उल्टा दहेज, तो ये भी होता है। गोल गगेड़ो भगोरिया में होता है। पठौनी गोंडों का होता है, ये किसमें होता है, गोंड। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा एक प्रमुख भील जनजाति का नृत्य नहीं है। तो भील जनजाति का कौन सा नृत्य इनमें से नहीं है, बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डांस ऑफ भील ट्राइब। दोहा, बड़वा, लतमार साला, फरकनी साला, सैला, हाथी मना। भील जनजाति की बात हो रही है और बात यहां पर नहीं की हो रही है कि कौन सा नहीं है, तो ध्यान से लगाना।
जल्दी आंसर लगाएं। तो देखिए यहां पे जो सही उत्तर है वो है क्या, सेला। सेला गोंड बेगा भारिया का है, बाकी सबके सब भीलों के हैं। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा एक भील जनजाति का प्रमुख कला का एक उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन भील जनजाति की एक कला का उदाहरण नहीं है? गोतरेज चित्र, पिथौरा चित्र, दिवान्या चित्र और डिगना। बताएं आप सभी। कौन सी यहां पर भीलों की एक प्रमुख कला नहीं है? तो देखते कौन सी इनकी प्रमुख भीलों की कला नहीं है। तो ये है डिगना। ठीक है, डिगना गोंडों की है, बाकी सबकी सब भीलों की ही है। बहुत बढ़िया। आकाश, शिवम, आयुष, कुसुम, अभिजीत, गोलू, संदीप और ये क्या लिखा है ये भाई। निम्न में से कौन एक भील कलाकार नहीं है? अब इनमें से आपको बताना है कौन सा भील कलाकार नहीं है। तो आप थोड़ी सी इसमें ट्रिक का यूज करें। मैंने बताया था कि टेकाम, टेकाम कौन होते हैं? तो श्याम टेकाम, जैसे भज्जू श्याम, जनगण श्याम, सुनैना टेकाम, याद हो आपको? तो सुनैना टेकाम ये गोंड है। तो बाकी अपने आप भील हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चनों के आंसर हमें ऐसे भी लगाने पड़ते हैं कि इनमें से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा भील है, तो आप ऐसा भी ढूंढ सकते हो कि भील के अलावा कोई और ऐसा नाम दिख रहा है क्या, तो ये गोंड है। और यहां नहीं ही तो पूछा है, मतलब ये सारे के सारे भील हैं। बहुत बढ़िया, गुड। भीलों का आस्था वाला पशु कौन सा है? तो भीलों की आस्था किस पशु में? व्हाट इज कंसीडर्ड द फेथ एनिमल ऑफ भील्स? नाग, बाघ, सुअर और घोड़ा, भीलों की आस्था वाला पशु। तो वो है घोड़ा। भीलों की आस्था वाला पशु घोड़ा। भीलों के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो व्हाट इज द मेन प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ भील कॉल्ड? टोला, गहवारिया, पाल्या और घरेली।
चलो, पाल्या, सी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। भील शब्द का संस्कृत भाषा किस संस्कृत भाषा से बना है? भील, द वर्ड भील इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज? भिल, बील, बिबाल, इनमें से कोई नहीं। बताएं। तो यहां पे भिल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, आवाज आ रही है? चलो, तो यहां पे अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है इनमें से? तो यह है 87%। अलीराजपुर में अगर हम बात करें, अलीराजपुर, अभी जनगणना पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें बताऊंगा आपको। अलीराजपुर में 89% है। यहाँ अलीराजपुर ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हमें झाबुआ लगाना पड़ेगा। जनगणना आएगी अभी, उसमें पढ़ाऊंगा मैं। आदिवासियों की यह कला भारत में एकमात्र ऐसी कला है जिसमें विशिष्ट ध्वनियों को सुनना, उसे समझना और लेखन से चित्र का रूप प्रदान करना क्या कहलाता है? दिस आर्ट ऑफ ट्राइबल इज द ओनली आर्ट इन इंडिया in which listening to specific sound, understanding it and giving picture from through writing is implement। कौन सा ऐसा चित्रांकन कहलाता है? मैंने आपको ये बताया भी था, बोल के बताया था एक्चुअल में, कि इस एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई जाएगी, उसे सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, उससे चित्र बनाना पड़ता है। तो उसको क्या कहा जाता है? गोत्रेज, नंदना, डिगना या पिथौरा? तो यहां सही उत्तर है पिथौरा कहते हैं उसको, जिसमें प्रेमा फाल्या बनाने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। डी, भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से है। तो भील जनजातियों का जो समुदाय मूल रूप से क्या है? क्या कृषक है, शिकारी है, व्यापारी है या खानाबदोश चरवाहे? तो यहां पे आप देखोगे कि खानाबदोश चरवाहे तो बंजारा है, ठीक है, कृषक गोंड है। शिकारी और योद्धा कौन है? तो भील जनजाति के लोग शिकारी एवं योद्धा हैं। ये मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी 50% तक रहती है।
तो अगर हम बात करें कि 100 लोग आदिवासी मध्य प्रदेश में हैं तो 50% तक कहां रहते हैं? ए ऑप्शन कहता है धार, मंडला, झाबुआ। बी ऑप्शन कहता है रीवा, सीधी, सिंगरौली। सी ऑप्शन कहता है बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा। और डी ऑप्शन कहता है नीमच, रतलाम और मंदसौर। तो धार, मंडला और झाबुआ में ही सबसे ज्यादा 50% तक कवर हो जाती है जनजाति। जनजातीय प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल परसेंट पॉपुलेशन? तो इसका आंसर लगाएं आप, मैंने आपको कराया है ये। यहां ना राज्य और केंद्र शासित कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमें ओवरऑल मान लेना है कि पूरे भारत में बात हो रही है। तो कौन सा रैंक है यहाँ पे भारत में मध्य प्रदेश का? अगर जनसंख्या में हम प्रतिशत में देखें, 15वां, 12वां, 13वां, 14वां। पहले दिन की क्लास याद करो, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, मतलब ऐसा फैक्ट बताया है। तो यहां पर हमने अगर ओवरऑल देखा तो 13वां स्थान है। संख्या में मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है, संख्या में नंबर 1 है, लेकिन ये प्रतिशत में पूछा गया था। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति, विच ट्राइब एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो सबसे ज्यादा विद्रोह किसने किया? भील क्रांति के तौर पे आज मैंने आपको क्रांति पढ़ाई, जो कि 1818 में सेवाराम भील नाम के व्यक्ति ने खानदेश बुरहानपुर से शुरू की थी। वर्ष 1818 में सर्वप्रथम भील जनजाति ने कहां से विद्रोह किया था? तो ये भी मैंने अभी बताया दिया। तो सबसे पहले भील जनजाति ने मध्य प्रदेश में नीमच, नेमावर, खिलचीपुरा या खानदेश, तो खानदेश से ये भील क्रांति का शुभारंभ किया गया था। भील जनजाति के विवाह में प्रचलित कन्यादान की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो जब भील जनजाति कन्यादान की प्रथा इसमें जो एक चलती है उसको क्या कहा जाता है? बेड़ा भरना, ओगी, विदा, झोलिया, चोली। तो मैंने बताया था कि ओगी ओली में बैठ के कन्यादान होता है, तो जब कन्यादान वाली बात आएगी तो ओगी। बी इज करेक्ट आंसर, बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहां स्थापित किया गया है? तो जनजातियों के लिए जो अनुसंधान होता है वो यहाँ तीनों राज्यों में है। उपर्युक्त सभी सही उत्तर है। जहां पे जनजातियां रहती हैं ये सब सारे के सारे वही राज्य हैं, सब जगह अनुसंधान केंद्र है। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था, इसकी स्थापना कब और कहां हुई? तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा, जनजातीय अनुसंधान केंद्र एवं विकास संस्थान। पहले दिन की क्लास में मैंने बताया था, क्या खंडवा में है ये, क्या भोपाल में है, क्या अलीराजपुर या छिंदवाड़ा? इसकी स्थापना कब और कहां हुई थी? स्थापना की बात हो रही है, आज कहां है उसकी बात नहीं हो रही है। ये कहां स्थापित किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है, छिंदवाड़ा, सिंहवाड़ा। आज ये कहां पर है? तो आज ये भोपाल में है। 1965 में भोपाल ट्रांसफर किया गया था। सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया है? हु फर्स्ट यूज द वर्ड ट्राइबल और आदिवासी? ठक्कर बापा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता है अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा, इन्होंने भील सेवा मंडल की भी स्थापना की थी। अमृतलाल ठक्कर विट्ठल दास ठक्कर। गांधी जी ने गिरिजन कहा है। गांधी जी ने क्या कहा है बेटा? आदिवासियों को गिरिजन, की गिरी या पर्वत पर रहने वाले जन। तो मध्य प्रदेश में संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों, आदिम जातियों को सूचीबद्ध किया गया है? तो वो लिस्ट कहां पर, किस आर्टिकल में रखी हुई है? तो सूचीबद्ध कहां पे किया गया है अनुसूचित जनजातियों को बेटा? बताएं आंसर। चलिए
तो यहां पे जो सही उत्तर है, लिस्ट जो है आपकी वो मिल जाएगी आपको 342 एक में। परिभाषा कहां मिलेगी? 366 खंड 25 में। निम्न में से कौन सी एक प्रथा भीलों की नहीं है? तो लगाओ इसमें कौन सी भीलों की एक प्रथा नहीं है। शांता प्रथा, डाम प्रथा, गाता या गातला प्रथा या सिडोली प्रथा। तो मैं बता देता हूं, सिडोली प्रथा है जो वो कोरकू की है, जिसमें मैंने बताया था कि दफनाया जाता है और उसके ऊपर एक पत्थर और एक लकड़ी का खंभ स्थापित कर दिया जाता है। तो ये भील की सिडोली ही नहीं है, बाकी सबकी सब है। तो अपने को ऐसा भी ध्यान रखना है, ये सब नहीं पता है मान लिया, लेकिन ये तो पता है ना कि ये कोरकू की है, तो वो भील की अपने आप नहीं हो सकती। ऐसे भी आंसर तक हमें पहुंचना होता है एग्जाम में। रेलो गीत प्रमुख रूप से किस जनजाति का है? तो रेलो गीत आप सभी को पता है कि मैंने आपको भील और कोरकू दोनों का बताया था, तो ए और बी दोनों। तो रेल में क्या भेल और कोरकुरे दोनों मिलते हैं, ऐसे ट्रिक याद कराई थी। द भील्स आ स्टडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द भील नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए.एस. अमलियार, ठक्कर बाप्पा, टीवी नायक, महादेव तेली। बताएं यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक टीवी नायक के द्वारा लिखी गई है। मैंने आपको बताया था द वेगा बैरियर एल्विन ने लिखी है, जबकि टीवी नायक ने द भील आ स्टडी पुस्तक नाम की पुस्तक लिखी है। चलिए, तो यहां पे अब आप रिवीजन करके आइए अच्छे से जितना भी पढ़ा है, और फिर हम इसके आगे अब नेक्स्ट लेक्चर कल देखेंगे। यहां पे इस सेशन को अब हम एंड करते हैं, ठीक है? तो सभी लोग अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, और मैं आपको सिलेबस भी दिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो और आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या कितना पढ़ना है, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।